Assalamu alaikum and good evening to all of you students. So, we will continue from our previous topic. हम लोगों ने पहले पढ़ा था यहाँ पर तक हम लोगों ने ईयर्स तक पढ़ा था। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि जो न्यू बोर्न है उसके अंदर जनरल अपीयरेंस उसकी किस तरह की होती है। उसकी आईज, ईयर्स और जो है उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह के होते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ेंगे नोज। नोज से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। सो नोज जो है ना, जब भी कोई बेबी की बर्थ होती है ना, तो बर्थ पे जो ना फ्लैटेंड होता है। और उसके अलावा ना वहाँ पे ब्रूसेस बने होते हैं, ठीक है, जो 1 वीक के अंदर हील हो जाते हैं खुद ही। उसके अलावा हम लोगों ने उसकी नेजल पोटेंसी चेक करनी होती है कि उसका जो है सांस ठीक आ रहा है कि नहीं। वो हम लोगों ने किस तरह करना है असेस। हम लोगों ने पहले जो है ना अपना हाथ रखना है उसके मुंह के ऊपर, ठीक है, और हम लोगों ने नेजल पोटेंसी देखनी है कि वहां से एयर पास हो रही है कि नहीं सही तरह, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं आ रही है। और ये हमें पता चलेगा, एयर हमें फील होगी नोज के पास से। और पहले हम लोगों ने माउथ पे हाथ रखना है। देन हम लोगों ने क्या करना है, उसका एक नेजल जो है ना पासेज जो है उसको हम लोगों ने ब्लॉक करना है, और दूसरे वाले की पोटेंसी चेक करनी है कि वहां से सांस ठीक आ रहा है कि नहीं। देन हम लोगों ने इसी तरह जो है ना पहले राइट साइड देन लेफ्ट साइड, ठीक है, दोनों को चेक करना है। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि उनकी ब्रीथिंग ठीक है कि नहीं। उसके अलावा क्या है, उन्होंने कहा कि स्नीजिंग और थीन वाइट म्यूकस जो है ना कॉमन होता है सेवरल आवर्स तक बर्थ के बाद ना। स्नीजिंग भी जो है ना बेबी कर रहा होता है। उसके अलावा जो है ना व्हाइट कलर का म्यूकस भी होता है। नोज के बाद हम लोग पढ़ेंगे माउथ एंड थ्रोट। सो जब भी बेबी डिलीवर होगा ना, हम लोगों ने सबसे पहले तो ना उसका एक्सटर्नल डिफेक्ट देखना है माउथ का। अगर तो उसे क्लेफ्ट लिप है, अक्सर हमने देखा है कि क्लेफ्ट लिप होता है बच्चों का, वो तो ऑब्वियस हमें नजर आ जाएगा, एक्सटर्नल ही है वो। ठीक है, इसे तो हम देख के मतलब देख के एस्टिमेट कर लेंगे ना इसे है प्रॉब्लम कि नहीं। और जो इंटरनल है उसके लिए फिर हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमारे पास ना रियरली जो ना इस तरह होता है कि जो बेबी न्यू बोर्न बेबी होते हैं ना, उनके अंदर टीथ भी होते हैं, जो थोड़े टाइम के बाद जो है ना खुद ही वो जो है ना रिमूव हो जाते हैं। उसके अलावा जो है ना एप्स्टिन पर्ल जो है ना एक वाइट कलर की जो है ना एक लेयर होती है, जो हार्ड पैलेट है ना बेबी का, वहां पे होती है। ठीक है, एप्स्टिन पर्ल उसे कहते हैं। व्हाइट कलर का एक जो है ना सिस्ट टाइप बना होता है, जैसे म्यूकस नहीं होता थिक वाला, वो बना होता है, और वो भी जो है ना खुद ब खुद सेवरल वीक्स के अंदर जो है ना खुद ही डिसअपेयर हो जाता है। देन फ्रेनलम ऑफ द अपर लिप इज बैंड ऑफ thick pink tissues that lie under the inner surface of upper lip and extend to the maxillary alveolar ridges। ठीक है, इसमें क्या है कि फ्रेनलम होता है। फ्रेनलम जो उसका अपर लिप है ना, अपर लिप के जो बैक साइड पे ना एक बैंड होता है थिक पिंक कलर के टिश्यूज का, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेनलम। समटाइम ये होता है कि ना वो जो ना फ्री जो होता है ना लिंगुअल फ्रेनलम, जो टंग के साथ, वो उसकी वजह से ना हमारे पास एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है। तो उसको जो है ना, जिसे हम लोग कहते हैं टंग टाई। सम टाइम हम लोगों ने इस तरह देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है ना वो बोलते हैं तो उनकी जो है ना आवाज क्लियर नहीं आती है, या फिर जो है ना कुछ बच्चे हम लोगों ने देखा है कि वो काफी टाइम हो जाता है, 2 इयर्स के हो जाते हैं, वो बोलना नहीं शुरू करते, तो हम लोग कहते हैं कि इसे जो है ना प्रॉब्लम है। उसे कहते हैं टंग टाई, जिसमें ये होता है कि जो फ्रेनलम है ना, लिंगुअल फ्रेनलम, वो जो है ना हमारी जो टिप है ना उसके साथ वो अटैच ही रहता है। और फिर उसे हम लोग कहते हैं टंग टाई, जिसकी वजह से जो है ना बेबी प्रॉपर सक भी नहीं कर सकता। उसे फीडिंग में भी प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा जो है ना वो उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है। तो फिर जो है ना उसको रिमूव करवाना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं थिरोटमी। अच्छा, ट्रीनॉटमी से हम लोग कहते हैं उसे, जो लिंगुअल फ्रेनम है ना उसको रिमूव करवाने के लिए। उसके अलावा हम लोगों ने सक्रिफ्लेक्स हमने चेक करना होता है। ये डिफरेंट रिफ्लेक्सेस है, वो मैं आपको भी पढ़ाती हूँ। उससे पहले ये है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, लाइक सक्रिफ्लेक्स हम लोगों ने चेक करना होता है निपल, या फिर जो है ना हम लोग अपना ग्लव वाला हैंड जो है ना उसके जब इन्फेंट के माउथ के अंदर रखेंगे ना, तो फौरी वो सक करना शुरू कर देता है। जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं ना, उस पे जो है ना ये रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो बेबी जो है ना, जैसे ही हम लोग उसके माउथ के अंदर अपना वो फिंगर रखेंगे या फिर निपल रखेंगे ना, फौरी जो है ना उसे सक करना शुरू कर लेगा, और बहुत एक्टिवली वो सक करता है। ठीक है, तो ये हमें फौरी हम लोगों ने सक रिफ्लेक्स चेक करना होता है। देन हमें रूटिंग रिफ्लेक्स भी चेक करना होता है। जो रूटिंग रिफ्लेक्स है ना, उसमें ये होता है कि हम लोग जब भी इन्फेंट की जो चिक्स है उनको स्ट्रोक करते हैं ना, तो इन्फेंट जो है ना वो उसी तरफ अपना फेस करके और देन जो है ना वो चीज अपने जो है ना मुंह के अंदर डालेगा। लाइक अगर बेबी है उसके, हम लोग चिक्स के अंदर चिक्स के ऊपर हम लोग स्ट्रोकिंग कर रहे हैं ना लाइट लाइट सी, तो फोड़ी से जो है ना वो इस तरह मुंह करके और अपने मुंह के अंदर हमारी फिंगर डाल लेगा। अक्सर इस तरह होता है। तो एक ये रूटिंग रिफ्लेक्स हमें चेक करना होता है, और एक जो है ना सकिंग रिफ्लेक्स चेक करना होता है। उसके अलावा जो एव्यूला है ना, इसको भी हमने इंस्पेक्ट करना है। जब इन्फेंट क्राइंग करेगा ना, तो हम लोगों ने देखना है कि एव्यूला जो है वो
ठीक है, अपनी जगह पे है, वो रिट्रैक्ट तो नहीं हुआ। और मिड लाइन के अंदर नॉर्मली हमने देखा मिड लाइन के अंदर अब्यूला होता है, ठीक है, तो हमने देखना है कि ये अपर अपवर्ड रिट्रैक्ट तो नहीं हुआ। उसके अलावा नेटल टीथ, जो मैंने आपको बताया कि जब भी बेबी बॉर्न होते हैं, कुछ बेबीज इस तरह होते हैं जहाँ पे इंसाइजर उनके दो आने होते हैं ना, उसकी जगह जो है ना छोटे छोटे दो टीथ होते हैं, उसे नेटल टीथ कहते हैं, लेकिन ये भी जो है ना डिसअपेयर हो जाते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ के अंदर ही। और उसके अलावा जो है ना, ये जो है इसकी माउथ एंड थ्रोट है, इसके अंदर हम लोगों ने ये चीजें देखनी है। देन जो है ना बेबी, उसकी हम लोगों ने नेक देखनी है। नेक में वो हम लोगों ने क्या देखना है, हमने ये कहा था कि जो बेबी है उसके अंदर जो है ना उसकी नेक जो है ना वो खुद ही लैग हो जाती है, अगर हम उसे पकड़ेंगे तो वो नेक खुद ही पीछे की तरफ जाएगी। सो हम लोगों ने वहां देखना है कि उसे हाइपर एक्सटेंशन तो नहीं हो रही, कुछ ज्यादा वो बैकवर्ड मूव तो नहीं कर रही। उसके अलावा हमने उसकी रेंज ऑफ मोशन देखनी है, और हम लोगों ने देखना है वहां पे उसकी कोई मैसेज वगैरह तो नहीं है, जहाँ मतलब क्लेविकल के पास या फिर कोई से फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व करनी है उसकी नेक के अंदर। देन आ जाएगा चेस्ट। चेस्ट जो है ना, अब चेस्ट में जो है हमने उसकी नॉर्मल शेप देखनी है। नॉर्मली जो है ना बेबीज जो होते हैं ना, उनके अंदर जो चेस्ट होती है ना वो सर्कुलर शेप में होती है। उनका एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल डायमीटर दोनों सेम होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर ये कि जो फ्रंट और बैक एरिया, और जो लेटरल साइड ये, इन सब का डायमीटर एक जितना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा है ना कि उसका आगे और पीछे वाला जितना है ना वो है 2 सेंटीमीटर, वैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ 2 सेंटीमीटर, तो जो उसका साइड वाला जो है ना लेटरल, वो भी फिर 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जो अडल्ट होते हैं ना उनमें इस तरह नहीं होता, जो लेटरल है उनका ज्यादा होता है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर है ना वो कम होता है नॉर्मली बड़ों के अंदर। लेकिन जो बेबीज है, न्यू बोर्न बेबीज है, उनके अंदर जो है ना ये सर्कुलर शेप में होगा, यानी दोनों जो है ना इक्वल उनका डायमीटर होगा। देन हम लोगों ने जो रिब्स है उनकी हम लोगों ने रिट्रैक्शन देखनी है, कि वो नॉर्मली जो है ना ब्रीथिंग हो रही है कि नहीं हो रही। नॉर्मली जो है ना इनमें क्या होता है कि जो इनकी रिब्स होती है ना और जो इंटरकोस्टल स्पेसिस होती हैं वो रिट्रैक्ट हुई होती हैं। रिट्रैक्ट का मतलब ये कि वो इनवर्ट जो है ना मूव की होती हैं। जब भी बेबी इंस्पायर करता है ना, जैसे ही वो सांस अंदर लेकर ना तो वो काफी इनवर्ट जाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रिट्रैक्शन। अक्सर आपने देखा भी होगा न्यू बॉर्न बेबीज जब सांस लेते हैं ना तो उनकी जो है ना रिब्स काफी प्रोमिनेंट हो रही होती है और वो काफी डीप तक जा रहा होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि जो इनकी इंटरकोस्टल है वो रिट्रैक्शन होती है। और जो इनका जिफॉइड प्रोसेस है ना, जो स्टर्नम का सबसे एंड वाला पॉइंट होता है ना जिफॉइड प्रोसेस, कॉमनली वो भी विजिबल होता है, वो भी सही नजर आ रहा होता है। उसके अलावा हम लोगों ने चेस्ट में क्या देखना है, ब्रेस्ट साइज को देखना है, शेप और निपल फॉर्मेशन देखनी है। समटाइम इस तरह होता है जो बेबीज है ना उनके अंदर जो है ना ब्रेस्ट इंलार्जमेंट भी अपेयर हो रही होती है, और समटाइम ऐसा होता है उसमें से मिल्की सब्सटेंस भी सेक्रीट हो रहा होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है और ये खुद ही जो है ना बाद में ठीक हो जाती है। या उन्होंने यही कहा है कि ब्रेस्ट इंलार्जमेंट अपेयर इन मैनी न्यूबॉर्न्स, वो जेंडर बाय सेकंड और थर्ड डे, और कॉज्ड बाय हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स की मतलब वजह से ही होता है, ये नॉर्मल चीज़ होती है, खुद ही ठीक हो जाती है। उसके अलावा सुपर न्यूमररी निपल्स भी समटाइम हमारे पास चेस्ट के अलावा जो है ना एब्डोमेन और एक्जिला पे भी देखे गए हैं निपल, ठीक है, लेकिन ये बाद में खुद ही हील आउट हो जाते हैं। देन हम लोगों ने देखने हैं लंग्स। अच्छा, लंग्स में क्या है कि नॉर्मल हमने रिस्पायरेशन देखी थी 30 से 60 बीट पर मिनट, नॉर्मल रिस्पायरेशन थी। उसके अलावा सम टाइम इस तरह होता है कि बच्चे जो है ना अपना सांस रोक लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल अगर 20 सेकंड तक अगर वो अपना सांस नहीं ना ले रहे तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा एग्जेजरेट हो रहा है तो फिर वो नॉर्मल नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास इस तरह हो के बेबी जो अपनी ब्रीथिंग स्टॉप कर रहा है 20 सेकंड तक, तो देन हम लोगों ने फिर उसे फोर्सफुल ब्रेथ करवाना है ताकि उसकी इनिशिएट हो ब्रीथिंग। जैसे ही मतलब बेबी डिलीवर हुए हैं, तो अगर 20 सेकंड तक उसे ब्रेथ उसने नहीं लिया तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे एग्जेजरेट हो रहा है देन हम लोगों ने फोर्सफुल इनिशिएट कराना है रिस्पायरेशन को। हम लोगों ने देखा होगा हम उसे थपकी देते हैं जोर से ताकि वो सांस ले क्राई करे, क्योंकि जब बेबी फर्स्ट अपना क्राई करता है ना तब भी उसकी रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है क्राई की वजह से। जब क्राई करता है तो वो एयर जो है ना अंदर जाती है लंग्स के, और वहां से जो है ना उसके लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सो 20 सेकंड तक तो नॉर्मल है, लेकिन इससे ज्यादा अगर एग्जेजरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये अब नॉर्मल है। देन हम लोगों ने ये भी देखना है कि बेबी जो है ना उसकी डिफरेंट चेंजेस तो नहीं आ रही, बेबी सैनोस तो नहीं हो रहा, यानी ब्लू तो नहीं हो रहा, ब्रेडिकार्डिया में तो नहीं है। और उसके अलावा जो है ना हम लोगों ने उसकी पैटर्न देखने होते हैं, क्राइंग और स्टूल पैटर्न वगैरह। देन जो है ना हमारे पास जो साउंड्स आ रही होती है ना ब्रोंकियल, जो लंग्स की बोथ साइड पे, हम लोगों ने फिर उसकी साउंड भी चेक करनी है कि नॉर्मल है कि नहीं। उसके बाद जो है ना क्रैकल्स अगर आ रहे हैं ना, क्रैकल्स की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई फ्लूइड फील है वहां पे, जो नॉर्मल जो है ना हमारे पास लंग्स के अंदर हो सकता है एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर। तो फिर हम लोगों ने ये भी फिर प्रॉब्लम कॉज करता है बेबीज के अंदर, फिर इसको भी हम लोगों ने हील करना होता है। और इसके अलावा अगर वीजिंग है और ये परसिस्ट कर रही है तो ये भी नॉर्मल होता है फ्यू आवर्स तक, लेकिन अगर इसके बाद अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेबी जो है वो अब नॉर्मलिटी की तरफ मूव कर रहा है।
देन हार्ट है। हार्ट में जो ब्रीथिंग नॉर्मल हमारे पास रेंज करता है वो 100 to 180 बीट पर मिनट होता है बेबीज के अंदर। लेकिन जो है ना नॉर्मल जो है ना 120 to 140 पर मिनट होना चाहिए। जब पेशेंट जो इन्फेंट है उसकी कंडीशन स्टेबल हो गई है ना, तो 120 to 140 होना चाहिए। लेकिन जैसे वो डिलीवर हुआ है तो 100 से 180 के दरमियान ये शॉर्टली थोड़े टाइम के लिए रह सकता है आफ्टर बर्थ। देन हम लोगों ने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी देखना होता है। ये हम कहाँ पे पाल्पेट करते हैं, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ना, मीडियल टू लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। जो हमारे पास क्लेविकुलर लाइन है ना, जो क्लेविकल है उसके मिड से लेके उसकी लेफ्ट साइड पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंटेंसिटी होता है। इसको हम लोगों ने पाल्पेट करना है। इसको पाल्पेट हम लोग करेंगे तो हमें पता चलेगा हार्ट की लोकेशन का, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, और अगर कोई मतलब प्रॉब्लम है ना, लाइक कंजाइंटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया जो है या फिर न्यूमोथोरैक्स है, इसमें क्या होता है कि ये जो पीएमआई है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंटेंसिटी, ये थोड़ा आगे पीछे होता है, तो वहां से हमें पता चलता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है। देन एक ये कंडीशन है डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में ये कि नॉर्मली हमारा हार्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे लाई करता है, आपको पता है। लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया में कंडीशन होती है कि जो बेबी है ना उसका हार्ट जो है ना राइट साइड पे होता है, और उसके अलावा जो उसके एब्डोमिनल ऑर्गन्स है ना वो भी रिवर्स हुए होते हैं, यानी जो चीजें राइट साइड पे वो लेफ्ट पे होंगी और जो लेफ्ट वाली वो राइट पे होंगी। और मेजरली डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब ये है कि जो उसका हार्ट है ना वो राइट साइड पे होता है। फिर देन इसके लिए भी ये भी एक कंजेंटल एब्नॉर्मेलिटी है। इस तरह के बच्चे जो है ना बहुत बहुत कम होता है कि मतलब सरवाइव करें वो, लेकिन फिर उसमें सर्जरी होती है, रिप्लेस करने पड़ते हैं ऑर्गन्स। देन हम लोगों ने साउंड सुननी है, S1 और S2 साउंड सुननी है, वो देखनी है हम लोगों ने प्रॉपर है कि नहीं है, उनकी पिच कैसी है। उसके अलावा मरमर्स देखने हैं। और उसके अलावा जो ना हम लोगों ने देखना है कि जो बेबी है उसके अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई शंट वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीजें हम लोगों ने फिर देखनी है हार्ट के अंदर। देन एब्डोमेन आ जाएगा। एब्डोमेन क्या है कि नॉर्मली जो है ना एब्डोमिनल का काउंटर जो है ना वो सिलेंड्रिकल होता है, और प्रोमिनेंट इसमें जो वेन्स है ना प्रोमिनेंट हमें नजर आ रही होती हैं। और बाउल साउंड जो है ना कितने टाइम तक हेयर कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स जो है ना आफ्टर बर्थ हमें बाउल जो साउंड है ना उनकी सुनाई देती हैं। फिर हम लोगों ने जो उसके अम्बिलाइकल कोड है ना उसको हम लोगों ने इंस्पेक्ट करना होता है कि वहाँ पे जो है ना ये हमें बताता है कि वहाँ पे जो है ना मेजर आर्टरीज वगैरह जो है ना वो किस स्ट्रक्चर में पड़ी हुई है। और उसके अलावा जब भी अम्बिलाइकल्स बर्थ के टाइम पे जो है ना ये ब्लूइश कलर में होता है और मॉइस्ट होता है। आपने देखा होगा जब अम्बिलाइकल कोड जो है ना उसको कट करते हैं, पहले वो जो है ना ब्लूइश कलर में होता है, और उसके बाद जब हम उसे क्लैम्प कर देते हैं ना, और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है, देन उसका येलोइश ब्राउन कलर हो जाता है। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी समटाइम अपेयर होती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल ओफेलोसील। स्मॉल ओफेलोसील का मतलब ये है कि जो अम्बलाइकल है ना, जितने भी अम्बलाइकल के अराउंड जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स अंदर की तरफ है ना वो हर्निएट करके ना अम्बलाइकल से वो अपवर्ड आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं अम्बलाइकल से। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओम्फेलोसील, यानी एक सुराख टाइप बन जाता है अम्बलाइकल से, जिससे ऑर्गन्स जो है ना बाहर आ जाते हैं। तो इसके लिए भी फिर सर्जरी होती है, जिसमें हम लोग लाइक जैसे हर्निया होता है, हर्निया में भी हम लोग फिर सर्जरी करके दोबारा जो है ना उस ऑर्गन को उसकी जगह पे प्लेस करते हैं और फिर स्टिचिंग वगैरह करते हैं। तो इस चीज को हम लोगों ने देखना है। और उसके अलावा जो ना हमारे पास कोड को कट करने का रूल जो है ना वो ये होता है, डिस्टली 4 to 5 इंच फ्रॉम क्वेश्चनेबल इंलार्जमेंट, ठीक है। 4 to 5 इंचेस तक जो ना हम लोगों ने कट करना होता है मदर साइड से। पहले हमने क्लैम्प कर देना होता है सम टाइम के लिए, ठीक है। और जब टिश्यू नेक्रोज हो जाते हैं, उससे जो क्लैम्प का अगली साइड होती है ना वो खुद ही नेक्रोज होकर खुद ही जो है ना वो गिर जाती है वो एरिया। और जो बाकी होता है वो फिर जो है ना वो फिर खुद ही हील होके तो फिर अम्बलाइकल जो है ना प्रॉपर शेप में कुछ दिनों बाद आ जाती है। अच्छा, देन हम लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने पालपेट, यहाँ पे लिवर भी पालपेट करना है नॉर्मल, उसका क्या साइट है। और किडनीज भी हम लोगों ने देखनी होती हैं। जो लिवर है ना उसकी पोजीशन इन्होंने बताई हुई है, ये सब आपने याद रखना है कि कौन सी चीज जो है ना किस तरफ लाई कर रही है, नॉर्मल पोजीशन क्या है, ये सब आपको यहाँ पता होना चाहिए। ये जो ना एससीक्यूज में तो कम ही आते हैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए हर ऑर्गन के बारे में, स्पेसिफिक दो दो तीन तीन लाइनें आपको पता होनी चाहिए। और जिसमें जिसके मेजर पॉइंट्स है ना, लाइक कौन सी चीज कहाँ पे लाई कर रही है, जैसे हार्ट रेट कितना है, बीपी कितना है, और कितनी इंचेस पे हम लोगों ने क्लैम्प करना है। ये सारी चीजें जो है ना ये आपको आनी चाहिए छोटी छोटी। जैसे लिवर का इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉर्मली हम लोग पालपेट करते हैं 1 to 3 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन, ठीक है। और उसके बाद जो स्प्लीन की टिप है वो हमें कहाँ पे पल्पेट होती है, 1 सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, सजेस्ट द इनलार्जमेंट एंड वारंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली लिवर हमारे पास कहाँ पड़ा है, 1 से 3 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन, ये राइट साइड पे है। और जो स्प्लीन है ना हमारे पास, अगर उन्होंने कहा है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर बिलो फील हो रही है ना लेफ्ट, वो राइट पे था ना लिवर और ये लेफ्ट पे है। अगर 1 सेंटीमीटर बिलो हमें फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इनलार्जमेंट उसकी हुई है।
वो मतलब बढ़ा हुआ ऊपर तक बढ़ के आया हुआ, तो फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। और जो किडनीज है ना वो हमारे पास कहाँ पे होती हैं, जो हमारे पास राइट किडनी होती है ना वो थोड़ी सी नीचे होती है, और जो लेफ्ट है वो थोड़ी सी ऊपर होती है। ये देखें, लोअर हाफ ऑफ राइट किडनी एंड टिप ऑफ द लेफ्ट किडनी आर 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द अम्बलाइकस। ठीक है, अम्बलाइकस से 1 से 2 सेंटीमीटर जो है ना पड़ी होती है। राइट, जो हमारे पास राइट है वो थोड़ी सी ऊपर है, और जो लेफ्ट है वो थोड़ी सी नीचे है। देन फीमेल जेनिटेलिया देखना है और मेल जेनिटेलिया देखना है। जो फीमेल जेनिटेलिया ना नॉर्मली क्या होता है, इसमें लेबिया माइनोरा होता है, लेबिया मेजोरा होता है, क्लाइटोरस जो है ना एडिमेटियस होती है, उनके अंदर फ्लूइड फील होता है जब भी कोई ब्रेस्ट डिलीवरी हो ना उसके बाद। एक वर्टेक्स डिलीवरी पड़ी थी, और एक जो है ना वर्टेक्स डिलीवरी की जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी ना, ब्रेस्ट डिलीवरी जो है ना इसमें सिजेरियन होता है, क्योंकि इसमें बेबी जो है ना वो वर्टिकल पोजीशन में नहीं पड़ा होता, वो इस तरह जो है ना हॉरिजेंटल पोजीशन में सीधा पड़ा होता है, तो इसके लिए फिर जो है ना सिजेरियन ही होता है। इसमें क्या एडिमेटिस हुआ होता है, उसके अंदर फ्लूइड वगैरह फिल हुआ होता है। नॉर्मली जो है ना उन्होंने कहा है गर्ल्स जो है ना उनकी यूरेथ्रल ओपनिंग जो है ना कहाँ पे होती है, बिलो द क्लाइटोरस, और हाइमेन टैग वो भी नजर आ रहा होता है। ये मतलब टिश्यूज का बना होता है, और ये भी नजर आ रहा होता है। उसके अलावा जो है ना सम इस टाइम इस तरह होता है कि जो फीमेल जेनिटेलिया ना उनमें जो है ना स्यूडो मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, जब मतलब जब होते हैं ना डिक्रीज मैटरनल हॉर्मोन्स, जब मदर जो है ना उसके हॉर्मोन्स कम होते हैं ना, तो उसकी वजह से समटाइम इस तरह की मैनिफेस्टेशन आती है कि जो फीमेल बेबी है ना उसमें से मेंस्ट्रुएशन लाइट सी होती है, जो सूडो मेंस्ट्रुएशन होती है उससे हम लोग वो कुछ देर तक रहती है, और देन वो जो है ना खुद ही हो जाती है, और वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा होता है समटाइम, और वो भी फ्यू वीक जो है ना फर्स्ट वीक के अंदर वो जो है ना डिसअपेयर हो जाता है। जो सूडो मेंस्ट्रुएशन है वो उन्होंने कहा 2 to 4 वीक्स के अंदर ठीक हो जाती है। उसके अलावा फीकल डिस्चार्ज भी हो सकता है वेजाइना से, वेजाइनल ओपनिंग से फीकल डिस्चार्ज भी हो सकता है। वो इसलिए होता है कि अगर फिस्ट्यूला बन गया है, जो उसका वजाइना था और जो उसका रेक्टम है ना उन दोनों के दरमियान में अगर फिस्ट्यूला बन गया ना, फिस्ट्यूला कहते हैं एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है दोनों के दरमियान में, तो फिर जो रेक्टम का जो होता है ना जो भी मतलब मैस वगैरह होता है, जो भी मेकोनियम उसके पास करना है वो फिर वजाइना के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, तो ये भी एक देखा गया, ये भी रिपोर्ट होता है। उसके अलावा वर्निक्स के शियोसा जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें ये होता है कि वो लाइट से जो ना हेयर्स टाइप होते हैं, जो वाइट स्टिकी सा मटेरियल होता है जो सेवरल डेज के अंदर खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। देन मेल जेनिटेलिया के अंदर क्या है, इनमें ये जो है ना हमारे पास पेनिस को हम लोग इंस्पेक्ट करना होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग उसके ऊपर ठीक है कि नहीं, और मिड लाइन के अंदर है, ये देखना है। उसके अलावा जो है ना प्रीप्यूस का मतलब ये है कि वो प्रॉपरली जो है ना फोर्सकिन के साथ कवर है उसका ग्लैंड्स पेनिस जो है, और इसको जो है ना हम लोगों ने ज्यादा फोर्सफुली रिट्रैक्ट नहीं करना होता। और उसके अलावा जो है ना स्मैग्मा एक यहाँ पे इसमें होता है, एक वाइट चीजी सब्सटेंस होता है जो पेनिस ग्लैंड पेनिस के अराउंड होता है, स्मैग्मा, ये भी नॉर्मल देखा जाता है और ये भी खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था एपिथेलियल पल्स होते हैं, व्हाइट कलर की लेगेंड्स होती हैं, वो भी यहाँ पे जो इसका प्रिप्यूर्स है ना वहाँ पे ही होते हैं। देन हम लोगों ने स्क्रोटम को भी देखना है, तो स्क्रोटम इसमें लार्ज भी हो सकता है, और स्क्रोटम के साथ हम लोगों ने टेस्टिस वगैरह भी देखनी होती हैं, वो एडिमेटियस भी हो सकता है और उसके अंदर फ्लूइड वगैरह फिल भी हुआ होता है। और हम लोगों ने हमेशा जो है ना पालपेट करना है स्क्रोटम को कि उसके अंदर टेस्टिस है कि नहीं है। समटाइम इस तरह होता है कि जो टेस्टिस है वो इंग्वाइनल कनाल के अंदर ही रह जाती हैं, देन फिर उसको जो है ना फिर अपडेट करवा के तो उसे ठीक करवाना होता है। अगर एब्डोमेन के अंदर ही डिसाइड, अगर वो डिसाइड नहीं हुई टेस्टिस, वो ऊपर ही रह गई है, तो देन फिर उसको जो है ना हम लोगों ने देखना होता है। उसके बाद बैक एंड रेक्टम आ गई है। बैक एंड रेक्टम में क्या, अब हम लोगों ने बैक का उसका नॉर्मल पोस्चर देखना है कि जो उसका स्पाइन है उसका प्रॉपर एस शेप पोस्चर है कि नहीं है, शेप देखनी है स्पाइन की, जो एस शेप नॉर्मल होनी चाहिए। और हम लोगों ने देखना है कि कोई से स्पाइना बाइफिडा तो नहीं है। स्पाइना बाइफिडा में ये होता है कि अब नॉर्मल ओपनिंग होती है जिसकी वजह से जो है ना मैस जो है ना एक बन के वो बाहर आ जाता है, एक पूरा जो है ना एक मैस टाइप बन जाता है और वो बाहर आ जाता है स्पाइन के ऊपर। तो स्पाइना बाइफिडा की भी हम लोगों ने कंडीशन देखनी है कि इस तरह की कोई प्रोट्रूडिंग सैक तो नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या देखना है, अगर उन्होंने कहा है कि प्रेजेंस ऑफ एनल ऑर्फिस एंड पासेज ऑफ मेकोनियम फ्रॉम द एनल ऑर्फिस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स इंडिकेट द एनल पोटेंसी। अगर तो नॉर्मल हमारे पास मेकोनियम भी पास हो रहा है एनल ऑर्फिस से, इसका मतलब ये है कि एनल पोटेंसी ठीक है। और अगर कोई हमारे पास इम्परफोरेट एनल सस्पेक्ट हुआ है, तो फिर हम लोगों ने फर्दर फिर इसे इवेलुएट करना होता है। देन हम लोगों ने इसकी एक्सट्रीमिटीज देखनी है। एक्सट्रीमिटीज में हम लोग दो कंडीशन देख रहे हैं, एक तो पॉलीडेक्टाइल है और एक सेंडेक्टाइल है। पॉलीडेक्टाइल में ये है कि जो उसके डिफरेंट डिजिट्स, एक ना मतलब कोई एक्स्ट्रा डिजिट होगा। ठीक है, हम लोगों ने फिंगर्स और जो उसकी टोज वगैरह उनको हम लोगों ने काउंट करना होता है। पेंडेक्टाइल का मतलब ये कोई ज्यादा फिंगर एक आधी होगी, और फ्यूजन ऑफ डिजिट जिस सेंडेक्टाइल कहते हैं कि कोई जो है ना दो या एक फिंगर, दो फिंगर्स या तीन फिंगर्स आपस में जो है ना वो मिली होंगी। और जो एक्ट्रोडेक्टाइल होता है ना उसमें ये होता है कि कोई फिंगर जो है ना डिजिट मिक्स होता है, मिस होता है, सॉरी। देन हम लोगों ने उसकी पाम देखनी है कि उस पे प्रॉपर क्रीजेस है कि नहीं है, सोल पे देखनी है क्रीजेस।
देन हम लोगों ने जो है ना क्लम्पिक और डिकने पालसी देखना होता है। इसमें ये होता है कि अगर जो है ना उसकी प्रॉपर हम लोगों ने रेंज ऑफ मोशन जो है ना उसकी एक्सट्रीमिटीज की करवा के देखनी है। प्रॉपर पोजीशन के अंदर उसकी हैंड और जो लेग्स है ना उनको हम लोगों ने प्रॉपर रोटेशन करवा के देखना होता है कि कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। क्लम्पिक की और अरेबिडोशने पालसी जो है ना, इसमें भी ये होता है कि पैरालिसिस होती है उन्हें, जो है ना यहाँ पर हैंड रिस्ट का प्रॉब्लम होता है कि रिस्ट प्रॉपर मूव नहीं कर रही होती, या फिर प्रॉपर हैंड का मसला होता है कि उसकी रेंज ऑफ मोशन नहीं हो रही थी, ये फ्रैक्चर वगैरह के इश्यूज होते हैं। ये हमने देखने हैं। देन हम लोगों ने जो उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी है उसकी फिर हम लोगों ने लेंथ भी देखनी है, उनकी सिमेट्री देखनी है कि दोनों जो सेम है। फिर हिप की हमने एबडक्शन भी करके देखनी है, फ्लेक्शन भी देखनी है। उसके अलावा हम लोगों ने मसल टोन भी जो है ना असेस करनी होती है। इसमें हम लोग क्या करना है कि हम लोगों ने एक्सटेंड करना है, हम लोगों ने फ्लेक्स करना है उसकी एक्सट्रीमिटीज को, और देखना है कि दोनों बायलेटरल है। देन हम जब रिलीज करेंगे ना तो वो जो दोबारा अपनी फ्लेक्स पोजीशन के अंदर आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको ये पहले भी एक टेस्ट बताया था कि इसमें इस तरह होता है। तो ये हम लोगों ने टेस्ट करना है। और जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, उसमें ये होता है कि मसल टोन जो है ना उनकी नहीं होती है। अगर हम उनको फ्लेक्स करके इस तरह छोड़ते हैं ना तो दोबारा फ्लेक्स नहीं होती है। वो हाइपोटोनिया में पेशेंट होता है, तो वो डाउन सिंड्रोम की एक कंडीशन है जिसमें होता है। देन हम लोगों ने उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम देखना है। न्यूरोलॉजी में क्या है, हम उसके डिफरेंट रिफ्लेक्सेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका मसल टोन देख रहे हैं, उसकी हेड कंट्रोल देख रहे हैं, उसकी मूवमेंट देख रहे हैं। और उसके अलावा जो है ना फर्स्ट जो है ना हम लोगों ने उसका ग्रैस्प रिफ्लेक्स देखना होता है, जिसमें हम उसकी पाम्स को टच करेंगे तो फौरी जो है ना जो भी चीज़ है उसको फौरी से ग्रैस्प करेगा। उसके अलावा हमने बेबिंस्की रिफ्लेक्स देखना होता है। बेबिंस्की में ये है कि हम जो उसकी सोल है ना उसको हम लोग डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड की तरफ जो है ना फिंगर से मूवमेंट देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो उसमें क्या होता है, जो उसका जब हम इस तरह करेंगे ना तो जो उसका थंब है ना, जो फुट का जो थंब होता है वो हाइपर एक्सटेंड होता है। ठीक है। और टो जो है उसका हाइपर एक्सटेंड हो रहा है। और जो उसका बिग टो है ना, जो बिग टो है ना जिसे हम लोग थंब कहते हैं, वो डोर्सी फ्लेक्स हो रहा है। ठीक है, यानी अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, और बाकी जो चीजें ना सारी हाइपर एक्सटेंड हो रही हैं। ये हमने दो रिफ्लेक्सेस देखने हैं न्यूरो के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारे सारे सिस्टम जो है ना कंप्लीट हो गए हैं। देन अब हम लोगों ने ये जो रिफ्लेक्सेस मैं आपको बता रही थी ना वो देखने हैं हमने। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उन सबको तो आपने एक दफा गो थ्रू करना है ना, लेकिन इसको जो है ना आपने अच्छे से करना है। अच्छा, यहाँ हम डिफरेंट रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गन्स। ठीक है, पहले सबसे पहले हम देख रहे हैं आई का। आई के अंदर हम कौन से रिफ्लेक्सेस देखते हैं? आई के अंदर एक होता है ब्लिंकिंग या कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ब्लिंकिंग या कॉर्नियल रिफ्लेक्स को हम किस तरह चेक करेंगे? अच्छा, आइस में जो है ना हम लोगों ने देखना है ब्लिंकिंग और कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने ब्राइट लाइट जो है ना उसकी बेबीज की आइस के ऊपर डालनी है। अगर तो थोड़ी सी ब्लिंक करेगा इसका मतलब ये है कि वो ये जो है ना नॉर्मल रिफ्लेक्स है, और ये जो है ना थ्रू आउट लाइफ चलता है। ये पूरी जिंदगी ये वाला रिफ्लेक्स चलता है। देन प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हम ब्राइट लाइट डालते हैं ना तो उसके प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जब वो डार्क लाइट के अंदर जाते हैं ना तो उसके प्यूपिल रिलैक्स हो जाते हैं। ये भी पूरी लाइफ चलता है, थ्रू आउट लाइफ चलता है। इसमें हम लोगों ने पहला से देखना होता है, ये एक निमोनिक है, जिसमें हम लोगों ने जो ना देखना होता है प्यूपिल्स इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव टू लाइट। ठीक है, ये हमने एक निमोनिक है जिसमें हम देखते हैं कि प्यूपिल जो है ना वो लाइट से रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है। देन हम लोग इसमें देखेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने देखना है डोल आई। डोल आई में ये है कि अगर जो है ना, अच्छा देन डॉल आई में ये है कि जो अगर मतलब बेबी का हम लोग हेड मूव कर रहे हैं ना, अगर मतलब वो राइट देख रहा था या लेफ्ट देख रहा था, जब हमने उसका हेड मूव किया ना तो उसने अपनी आईज जो है ना उसी तरफ ही रखनी है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन दूसरी तरफ लाने में थोड़ा सा टाइम लेगा। लाइक अगर वो राइट साइड पे देख रहा था और हम लोगों ने थोड़ी सी उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पे कर दी है, तो अभी भी उसकी आईज जो है ना वो राइट साइड पे ही होगी, वो थोड़े टाइम के बाद जो है ना वो लेफ्ट पे आएंगी। ठीक है, और ये जो है ना 3 मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाता है, और अगर ये 3 मंथ से ज्यादा रहे तो इसका मतलब ये है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, देन हम लोगों ने देखना है नोज। पहले हमने आइज के अंदर देखे हैं ये तीन रिफ्लेक्सेस, जिसमें था हम लोगों ने ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स देखा, प्यूपिलरी और डोल आई रिफ्लेक्स देखा। देन हमने नोज में देखना है, नोज में दो है, स्नीज और ग्लैबला ग्लैबलर। ठीक है,
स्नीजिंग में ये है कि स्नीजिंग जो है ना एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है, हमारी कोई भी इरिटेशन हो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होना तो उसकी वजह से हम स्नीज करते हैं, ये भी थ्रू आउट लाइफ चलता है। और जो ग्लैबलर है ना, उसमें भी ये होता है कि अगर हम लोग ब्रिस्कली टैप करें ना ग्लैबला, यानी ब्रिज ऑफ जो नोज है ना उसे ग्लैबला कहते हैं, अगर हम उसके ऊपर जोर से टैप करें ना तो जो आईज जो है ना टाइटली क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एक रिफ्लेक्स चेक करना है। देन हमारे पास माउथ एंड थ्रोट के अंदर आ जाएगा। माउथ एंड थ्रोट के अंदर नंबर वन हम सकिंग देख रहे हैं। सकिंग में ये कि अगर इन्फेंट जो है ना उसके अंदर माउथ के अंदर हम लोग कोई चीज डालेंगे या निप्पल डालेंगे ना, फौरी वो उसे सक करना शुरू कर देगा। और ये जो ना हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर। देन गैग रिफ्लेक्स है। गैग में ये कि अगर हम लोग जो उसका पोस्टीरियर फेरेंक्स है ना वहां पे फूड की वजह से या किसी सेक्शन या कोई इसकी वजह से इरिटेशन हुई है ना, तो फौरी जो है ना वो फिर जो है ना गैग करेगा। ठीक है, पास से जो जिसकी वजह से गैग होगा उसे। गैग में यही कि मतलब उसे वॉमिट टाइप होगा अगर उसे कोई यहाँ पे इरिटेशन हुई है फूड की वजह से फेरेंक्स वगैरह में, ये भी थ्रू आउट लाइफ चलता है। देन रूटिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा। रूटिंग में ये है कि हम लोग जब उसे टच करेंगे चिक्स वगैरह को, जो मैंने आपको पहले बताया, तो उसकी तरफ हेड टर्न करके और उस चीज को सक करना शुरू कर देगा। ये भी 3 to 4 मंथ के अंदर डिसअपेयर हो जाता है। और सम कुछ बच्चों में जो है ना 12 मंथ तक भी ये परसिस्ट करता है। देन एक्सट्रूजन है। एक्सट्रूजन में क्या है कि अगर हम लोग टच करेंगे ना, सॉरी, एक्सट्रूजन में ये है कि जब हम लोग उसकी टंग को टच करते हैं, डिप्रेस करते हैं ना, तो उसे जो है ना आउटवर्ड का रिस्पॉन्स आएगा, ये भी वॉमिट वाला रिस्पॉन्स आएगा जब हम उसकी जो है ना टंग को टच करेंगे या नीचे को डिप्रेस करेंगे। ये भी 4 मंथ तक जो है ना ये डिसअपेयर हो जाता है ये भी। देन यौन है। यौन में यही है कि हमारे पास जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो हम लोग जो है ना अपना ये हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है, नेचुरल है कि जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो हम लोग माउथ ओपन करते हैं, यॉर्निंग करते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग इंस्पायर कर लेते हैं ऑक्सीजन, और हमारे पास जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाती है। और ये भी थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है। देन उसके बाद कफ है। कफ भी थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगा। और इसमें ये है कि हमारे पास अगर उसे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इरिटेशन हो रही है या फिर कोई अंदर कफ इरिटेशन हो रही है जिसकी वजह से जो है ना वो कफिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये नॉर्मली जो है ना ये हमारे लिए ये थ्रू आउट लाइफ चलता है। और समटाइम जो है ना ये फर्स्ट डे ऑफ बर्थ जो है ना तब भी प्रेजेंट होता है, मतलब फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट डे जो है ना ये स्टार्ट होता है रिफ्लेक्स। ये आपने ये याद रखना है कि रिफ्लेक्स खत्म कब हो रहे हैं, और आपने ये याद रखना है कि इनका मीनिंग क्या है, और हर सिस्टम के जो है ना अलग अलग करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता होता है ऐसे क्यों। देन एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में ग्रेस्प रिफ्लेक्स है। ग्रेस्प में वही मैंने आपको बताया कि अगर हम उसकी हैंड या फिर उसके पास रखेंगे अपने डिजिट्स वगैरह, तो वो उसे जो ना फोइस से ग्रेस्प कर लेगा। और ये जो ना 3 मंथ ओल्ड तक ये होता है, और ये 8 मंथ तक ये रह सकता है। देन बेबिंस्की रिफ्लेक्स है। बेबिंस्की में ये अगर हम लोग जो उसकी सोल है उसको आउटर मूवमेंट में हम लोग अगर स्ट्रोक करेंगे ऊपर की तरफ, तो उसकी जो टोज है वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएंगी, और जिसका बिग टो है ना हेलिक्स, हेलिक्स जिसे कहते हैं, वो डॉर्सीफ्लेक्स हो जाता है। और ये 1 ईयर ओल्ड तक ये डिसअपेयर हो जाता है। देन हमारे पास आ जाएगा एंकर क्लोनस। एंकर क्लोनस में ये कि अगर हम लोग जो उसका फुट है ना उसे हम लोगों ने ब्रिस्कली डॉर्सीफ्लेक्स किया है, यानी उसको ब्रिस्कली हम लोगों जो है ना डॉर्सीफ्लेक्स का मतलब हमने अपवर्ड की तरफ मूव किया है उसकी नी को सपोर्ट करते हुए, तो वो फोरी जो है ना 2-3 ऑसिलेशन, 2-3 मूवमेंट लेके आएगा। ठीक है, 2-3 बीट्स वहां पे फील होंगी, इसे कहते हैं एंकल क्लोनस। देन उसके बाद जो है ना मैस। मैथ्स के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, मोरो रिफ्लेक्स देख रहे हैं। मोरो में ये है कि अगर हम लोग सडन जो है ना बेबी उसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर दें, या हम लोग फोरी जो है ना लाइक अगर हम लोगों ने बेबी को उठाया हुआ है और फोरी जो है ना हम लोग उसको हल्का सा ऊपर करके और छोड़े ना जैसे ही, तो बेबी जैसे डर नहीं जाता बंदा उस तरह ही करेगा, और अपनी जो है ना ये आर्म्स जो है ना उनको भी एक्सटेंड कर लेगा, और जो उसकी लेग्स है ना उनको भी एक्सटेंड कर लेगा। तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो हम लोग देखते हैं। 3 to 4 मंथ तक ये डिसअपेयर हो जाता है और स्ट्रॉन्ग होता है 2 मंथ तक। इसकी भी मैं आपको जो है ना एक पिक्चर भेज दूंगी मोरो रिफ्लेक्स की। स्टार्टर रिफ्लेक्स जैसे मैं आपको पहले बताया था कि जब सडन कोई नॉइस होता है ना तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसके आर्म्स है उनकी अबडक्शन हो जाती है, और जो उसके एल्बोज है उनकी फ्लेक्शन हो जाती है, और जो हैंड्स है वो क्लेंच रहते हैं। ये भी 4 मंथ तक डिसअपेयर हो जाता है। देन पेरिस रिफ्लेक्स है। पेरिस रिफ्लेक्स ये है कि जब भी हम लोग बेबी को उल्टा लेटाएंगे ना किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, और हम लोग जो थंब जो है ना उससे हम लोग उसकी स्पाइन के ऊपर जो है ना हम लोग, मतलब सैक्रम, नीचे सैक्रम और नेक ऊपर होती है, वहां से ऊपर से लेके हम लोग नीचे तक अगर प्रेस करना शुरू होंगे ना, तो बेबी जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेगा क्राइंग करके, वो रोना शुरू हो जाएगा, और अपनी जितनी भी वो एक्सट्रीमिटीज है उनको फ्लेक्स कर लेगा, और अपनी जो पेल्विस है ना उसको एलिवेट कर लेगा। ठीक है, स्पाइन की लोडियोसिस हो जाएगी, यानी वहां पे कर्व बन जाएगा। उसके अलावा वो डेफिकेशन और यूरिनेशन भी कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रेस किया उसे नेक से लेके सैक्रम तक, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं, ये एक रिफ्लेक्स है, ये हमने देखना होता है। और ये डिसअपेयर हो जाता है 4 से 6 मंथ के अंदर।
उसके बाद टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है। टॉनिक नेक में ये है कि हम लोग जिस साइड पे उसकी टर्न करेंगे ना हेड, उसी साइड पे जो है ना वो अपना वो वाली जिस साइड पे उसका हेड टर्न होगा ना, उस साइड की जो लेग है ना उसको एक्सटेंड कर लेगा, और जो उसकी ऑपोजिट साइड है ना उसकी लेग को फ्लेक्स कर लेगा। ये भी 3 to 4 मंथ तक ये रहता है। देन ट्रंक इनकर्वेशन है। ट्रंक इनकर्वेशन में ये है कि अगर हम लोग उसकी बैक पे स्ट्रोक करेंगे ना, उसकी स्पाइन के मूवमेंट में, तो उसमें जो ना तब उसमें स्टिमुलेशन आएगी उस साइड पे। और मतलब जिस जिस साइड पे हम लोग उसे स्ट्रोक करें ना, वो उसी साइड पे जो ना स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देगा। इसकी भी मैं आपको पिक्चर भेजूंगी ट्रंक इनकर्वेशन की। जहां जहां हम लोगों ने इसे स्ट्रोक किया उसी साइड पे जो ना उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये भी 4 वीक्स तक ये रहता है। देन हमारे पास प्लेसिंग या फिर डांस और स्टेप, डांस डांस भी कहते हैं और स्टेप भी कहते हैं, ऐसे रिफ्लेक्स। इसमें ये होता है कि जब हम बेबी को किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर खड़ा करते हैं ना, तो वो क्या करता है, अपनी जो लेग्स है ना उनको फ्लेक्शन करता है और एक्सटेंशन करता है, और वॉकिंग मतलब ट्राई करता है कि वो वॉक करे। ये भी 3 to 4 वीक जो है ना उसके अंदर डिसअपेयर हो जाता है। देन क्रॉल रिफ्लेक्स है। क्रॉल में ये है कि जब हम उसे एब्डोमेन पे लेटाते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्रॉलिंग मूवमेंट स्टार्ट करता है। ये भी 6 वीक तक डिसअपेयर हो जाता है। और प्लेसिंग में यही है कि हम जब उसे किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर खड़ा करेंगे, ठीक है, अपराइट, जब उसकी उसकी जो आर्म्स है और लेग्स जो है ना दोनों बिल्कुल सीधी होंगी किसी टेबल के ऊपर, तो वो अपनी लेग जो है ना उनको लिफ्ट कर लेगा, और उसके अलावा जो है ना 1-2 स्टेप्स भी लेगा टेबल के ऊपर। ठीक है। सो ये सारे रिफ्लेक्सेस थे जो आपने अच्छे से करनी है। आपको इन सब के नाम आने चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा रिफ्लेक्स कब डिसअपेयर हो रहा है और कौन सा थ्रू आउट लाइफ चल रहे हैं। और जो है ना ये, और जितने भी ये रिफ्लेक्सेस है ना, अगर कोई भी न्यूबॉर्न बेबी है, जैसे आपके घरों में भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, तो आप लोग ये सारे रिफ्लेक्सेस इन पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि बेबी जो है ना उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं चल रही, कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। तो ये चीजें देखने के लिए घर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये वैसे भी आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससीक्यूज का। सो ऑर्गन्स भी सारे हो गए हैं। देन जो है ना ये हमने पढ़ना है ट्रांजिशनल असेसमेंट। ट्रांजिशन असेसमेंट में ये है कि हम जो है ना बेबी को जब हमने असेस करना है ना, हम उसे 2 टाइम असेस करते हैं। ठीक है। पहले तो इनिशियल जो उसके 24 to 48 आवर होते हैं ना, वो हम लोगों ने असेस करने होते हैं, जिसको आगे हम लोग फर्दर जो है ना 2 टाइम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले जो जो ना 6 to 8 आवर जो होते हैं ना आफ्टर बर्थ, इसमें जो न्यू बॉर्न जो है ना उसका फर्स्ट जो पार्ट होता है ना, उसमें जो बेबी जो है ना बहुत एक्टिव होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है ना उसमें बेबी जो है ना इतना एक्टिव नहीं होता। जो फर्स्ट 6 to 30 आवर्स होते हैं ना, उसमें जो पहले 30 मिनट्स होते हैं ना, उसको हम लोगों ने देखना होता है। इसमें इन्फेंट जो है ना बहुत अलर्ट होता है, बहुत अच्छा वो क्राई कर रहा होता है। ठीक है। और उसके अलावा जो ना अगर हम लोग कोई चीज़ उसके मुंह में डालेंगे, फौरी वो उसको सक करना शुरू कर देगा। ठीक है। यहाँ पे हमने इसके रिफ्लेक्सेस जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, फर्स्ट 30 मिनट के अंदर से ब्रेस्ट फीडिंग करा देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम बेबी जो है ना बहुत एक्टिव होता है, तो फौरी जो है ना ये बहुत अच्छा टाइम है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का। उसके अलावा जो है ना, उसके अलावा यहाँ पे जो ना उसके वाइटल्स जो है ना वो भी बहुत जो है ना फास्टली चल रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिव स्टेट के अंदर होता है इन्फेंट जो है ना, यहाँ पे उसे स्लीप भी नहीं होती है, और वो सम टाइम बाद इस तरह होता है कि फिर वो उसे जो ना बेबी स्लीपी फील करना शुरू हो जाता है और अनइंटरेस्टेड हो जाता है एनवायरनमेंट में। लेकिन जो पहले 30 मिनट है उसमें बेबी बहुत एक्टिव होता है। इसमें उसका हार्ट रेट जो है ना अबव 80 जा रहा होता है। और जो है ना उसके अलावा, सॉरी, उसका जो ब्रीथिंग रेट है ना वो 80 ब्रेथ पर मिनट जा रहा होता है, और जो उसका हार्ट रेट है वो 180 ब्रेथ पर मिनट जा रहा होता है, बीट बीट पर मिनट। उसके अलावा जो ना उसकी बेबी जो ना उसकी बाउल साउंड्स भी बहुत एक्टिव होती हैं। इसमें वो मेकोनियम भी पास करता है, और जो ना म्यूकस सिक्रीशन भी इसमें इंक्रीज हो रही होती है। टेम्परेचर जो ना इसमें नॉर्मली जो है इसमें डिक्रीज होता है। इसीलिए जब हमने जो ना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवाना होता है मदर और बेबी का, ताकि बेबी जो ना हाइपो में ना चला जाए, इन चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना है। उसके अलावा जो ना उसके फौरी हम लोगों ने जो ना उसके बेबी को कवर करना होता है, उसे हम लोगों ने बिल्कुल डायरेक्ट पंखे के नीचे नहीं लेटाना, उसे प्रॉपर जो है लाइट से ब्लैंकेट के साथ कवर करके मदर के साथ लगा के रखना है। ये फर्स्ट 30 मिनट के काम है, जिसमें हमने पहले फीडिंग करवा रहे हैं, उसके रिस्पिरेटरी रेट फास्ट चल रहे हैं, और मेकोनियम भी पास हो रहा है। इस चीज़ को हमने नोट डाउन करना है, और स्किन टू स्किन केयर देनी है। ये जो इनिशियल स्टेज हो जाएगी ना, उसके बाद हम लोगों ने जो इसकी दूसरी है ना इनिशियल स्टेज अलर्टनेस और एक्टिविटी के बाद इन्फेंट जो ना एंटर हो जाता है दूसरी स्टेज में, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट रिएक्टिव पीरियड। ये जो ना हमारे पास 2 से 4 आवर्स तक की चलती है। इसमें हार्ट रेट और रिस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर भी इसमें कंटिन्यू टू फॉल, और म्यूकस प्रोडक्शन भी इसमें कम हो जाती है, यूरिन और स्टूल भी इसमें नहीं वो पास करता, और इसमें जो ना इन्फेंट स्लीपी होता है और वो काम हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो ना अपने वो रिस्पॉन्स वगैरह भी इतने ज्यादा नहीं देता। यहाँ पे जो ना बॉडी टेम्परेचर जो ना उसका काफी डिक्लाइन होता है, तो इस पीरियड में हम लोग बेबी को ना ही हमने अनड्रेस करना है, और ना ही हम लोगों ने उसे बाथिंग देनी है।
ठीक है, क्योंकि फिर इस वजह से बेबी हाइपो में चला जाता है। तो ये जो पहले 6 से 8 घंटे होते हैं ना, इनमें ये एहतियात होती है कि बेबी को हम लोग बाथिंग नहीं देते। देन जो उसका सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी है ना, इसमें दोबारा जो है ना बच्चा एक्टिव होता है। ठीक है, पहले 30 मिनट्स थे, देन 2 to 4 आवर्स तक वो जो है ना दोबारा नॉन रिएक्टिव हो गया। उसके बाद सेकंड पीरियड जब स्टार्ट हुआ ना, फिर 2 to 5 आवर्स के लिए जो ना दोबारा बेबी एक्टिव हो जाता है। इसमें फिर वो सारी चीजें होती हैं, उसका रिस्पायरेटरी रेट, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उसकी एक्सक्रीशन रिस्पायरेटरी की ज्यादा हो जाती है, उसका गैस्ट्रिक एक्टिव हो जाता है जिसमें वो पास करता है स्टूल वगैरह, और उसके अलावा जो ना मेकोनियम वगैरह वो पास करता है, इसमें रिफ्लेक्सेस उसके सारे एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके ना ट्रांजिशनल असेसमेंट है, जिसमें हमने 2 पीरियड्स पढ़े हैं। पहले हमने पढ़ा था 6 to 8 आवर का पीरियड था, जिसमें पहला 30 मिनट्स का था, और दूसरा जो था ना 2 to 4 आवर्स का था। और जो सेकंड पीरियड था वो 2 to 5 आवर्स का था, जिसमें दोबारा बच्चा एक्टिव होता है। तो ये हमने इसकी ट्रांजिशनल असेसमेंट पढ़ी है, और ये जो ना इसकी बिहेवियरल असेसमेंट पढ़नी है हमने। बिहेवियरल असेसमेंट में हम लोग जो ना कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, ये आपने टेबल करना है इसमें अच्छे से। ठीक है, बिहेवियर असेसमेंट में हम लोग क्या चीजें देख रहे हैं, इसका होमर्स के नाम से निमोनिक मैंने बनाया था, आप भी यही कर सकते हैं। एच से हैबिचुएशन है, ओ से ओरिएंटेशन है, एम से मोटर परफॉर्मेंस है, आर से रेगुलेशन ऑफ स्टेट है, और एक आर से रिफ्लेक्सिव है, और एक आर से रेगुलेशन ऑफ स्टेट है, और एक जो ए है उससे है ऑटोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या चीजें देखनी है, हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब यही है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड देन इनहिबिट रिस्पॉन्स टू डिस्क्रीट स्टिमुलस लाइट रैटल बेल विद वाइल स्लीप। ठीक है, हैबिचुएशन का मतलब ये है कि उसने जो ना अपनी जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई बंदा किसी चीज का हैबिचुअल हो जाता है, यानी वो कॉन्स्टेंटली जो ना वो रिपीट कर रहा होता है वो चीज। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि वो हमें मतलब रिस्पॉन्ड एक ही रिस्पॉन्ड बार बार कर रहा है कि स्किप कर रहा है रिस्पॉन्ड। हैबिचुएशन उसकी कैसी है किसी भी रिस्पॉन्ड करने में। लाइक अगर बेबी आया तो वो सो ही जा रहा है कि मतलब एक्टिव भी हो रहा है कि खाली सिर्फ सोई ही जा रहा है, या खाली वो एक्टिव ही रह रहा है, वो स्लीप नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ हैबिचुएशन देखनी है। ओरिएंटेशन देखनी है, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि हम उसकी क्वालिटी ऑफ अलर्ट स्टेट कैसी है। लाइक अगर हम लोग उसे कोई स्टिमुलस दें, हम नॉइस वगैरह करें, तो बेबी अलर्ट होता है कि नहीं होता। मोटर परफॉर्मेंस उसकी देखनी है, उसकी मसल टोन देखनी है, उसकी रेंज ऑफ मोशन कैसी है। रेंज ऑफ स्टेट हम लोगों ने देखनी है कि जो ना उसका अराउजल लेवल कैसा है इन्फेंट का। रेगुलेशन ऑफ स्टेट देखनी है कि इन्फेंट जो है ना जब अराउज होता है, जब वो उठता है, तो वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, वो क्राई करता है या स्माइल करता है। ऑटोनॉमिक स्टेबिलिटी हम लोगों ने देखनी है, यानी इसके अंदर स्ट्रेस के कोई साइन तो नहीं आ रहे, लाइक ट्रेमर्स वगैरह या स्किन के कलर में चेंजेस तो नहीं आ रही, वो देखना है। देन हमने इसके रिफ्लेक्सेस जो मैंने अभी आपको सारे वो बताए थे रिफ्लेक्सेस, उन सबको हम लोगों ने असेस करना होता है। तो ये था, हम लोगों ने ट्रांजिशनल असेसमेंट किया, बिहेवियरल असेसमेंट की है। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग जो है ना आगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग कवर अप कर लेंगे। और आप लोगों ने भी साथ साथ पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। बार बार आप लोग बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अभी आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना, उसमें जो रिफ्लेक्सिस थे वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो बॉक्स है ना ये वाला बिहेवियर वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितना मैंने वो आपको पढ़ाया ना वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एमसीक्यूज के हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको आप लोगों ने पिक करना है, और ऊपर आप मतलब मार्क लगा लेना, जैसे यहाँ पे भी हुआ है तो आप इसको देख के मार्क लगा ले। और उसके अलावा जो ना वो ऐसी चीज में कम ही होता है आ जाए, और अगर आ भी जाए पूरे जैसे आपसे पूछ सकता है कि जनरल अपीयरेंस कैसी होती है बेबी की, या डिफरेंट ऑर्गन वाइज बताए, तो फिर आपको सारा पता होना चाहिए, एक एक दो दो लाइन आपको मेन मेन पता होनी चाहिए। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।